दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से अपना हालचाल बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को फेस दिख ही रहे होंगे। ठीक है, एंड ऑफ द डे हम लोगों का फेस कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक, सुबह उठते ही ऐसा होता है, फिर ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, है ना। तो ये थोड़े स्टेजेस हैं हम लोगों के दिन के थकावट की वजह से, है ना, क्योंकि हम लोग सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू एमसीक्यू कह लो या फिर पीवाईक्यू कह लो। ठीक है, पीवाईक्यू कह लो ज़्यादा सही, क्योंकि पीवाईक्यू ही है। ठीक है ठीक है, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी सारे एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक, एंशियंट हिस्ट्री में आप लोगों को जितना ही पढ़ाया है, आज उसका लास्ट सेशन है। ठीक है, आप लोगों को उसकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन उसके साथ ही आप लोगों को आज कुछ और अच्छा होने वाला है। आप लोगों को एक और अच्छी चीज़ पता चलेगी कि एक्चुअली में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते किस तरह है। ठीक है, तो मेरे साथ इस सेशन में बने रहना। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट महसूस होगी, ये पक्का वादा है आप लोगों को। ठीक है, तो आखिरी तक आप लोग इस सेशन में बने रहना। और उसके बाद दूसरी बात ये है, ठीक है, कि आप लोगों को डेली की तरह एक करंट अफेयर और एक मैपिंग का टॉपिक इसी चैनल पर दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, आप लोग भी याद दिला दिया करो। ठीक है, तो करंट अफेयर के टॉपिक में आज आप लोगों को क्या पढ़ना है, एमपीसी के बारे में पढ़ना है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। इसमें कितने मेंबर हैं, ये कब कब कैसे किसके द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक, क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना, हल्के मत लेना इसको। उसके बाद मैपिंग में आज आप लोगों को जिब्राल्टर स्ट्रेट देखना है। ठीक, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखना है। ठीक, कौन कौन से दो कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, कहाँ पर है। ठीक है, जाकर आप लोग वर्ल्ड मैप को विजिट करोगे तो आप लोगों को इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें और भी दिखेंगी। ठीक है, तो उनके ऊपर भी 5-10 मिनट गौर फरमाना, जिससे आप लोगों को भविष्य में कोई भी दिक्कत मैप रिलेटेड क्वेश्चन को टैकल करने में ना हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने पीवाईक्यू सेशन पर आते हैं और एक एक करके हर एक पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। एंड में आप लोगों को जो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, ठीक है, जिस तरह मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे और क्या बेस्ट तरीका है, ठीक है, तो आप लोगों को उसको भी पता चलेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट, मैं इसको इरेज तो कर दूं। ठीक है, हो गया इरेज, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और ये अपेयर्ड इन 2025 आप लोगों को सामने दिख ही रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, अब 1 मिनट में आंसर छुपाना भूल। ठीक है, तो ये 2025 में आया था ये क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसमें किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ये मैंने जब आप लोगों को मौर्य युग पढ़ाया था तो आप लोगों को इसका आंसर मतलब फाहियान के बारे में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, तो इसका आंसर बी इज़ द करेक्ट वन। ओके, चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन इसके बारे में थोड़ा दिखा देती हूँ। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, दूसरा आंसर आप लोगों को दिख रहा है। 1 मिनट में कुछ छुपा के ही दिखाऊंगी। तो ये आप लोग देख सकते हो, देखो फाहियान ये भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं एनालिसिस। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसका आंसर देख रहे हो। अब फाहियान के बारे में भी आप लोगों को पढ़ने को बनता है। ठीक है, तो ये पहला चीनी बौद्ध भिक्षु था जो भारत की यात्रा करने आया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों जैसे कि विनय पिटक की खोज करना और बौद्ध तीर्थस्थलों के दर्शन करना, है ना। काल इसका देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके शासनकाल में लगभग 399 से 412 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद अगर विवरण की बात करें तो विवरण फाहियान ने अपनी पुस्तक फुकोओकी, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करके याद रखना, फुकोओकी। ठीक है, तो इसकी बुक का नाम आप लोग ऐसे ही याद रखोगे, फुकोओकी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे
इब्न बतूता की बुक का नाम बता सकते हो तो बता सकते हो, प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है। और उसके बाद फुकुओकी में उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सजीव वर्णन उसने किया था, है ना। और उसने विशेष रूप से मध्य भारत के ब्राह्मण देशों का, ब्राह्मणों को, मध्य भारत को ब्राह्मणों का देश कहा था, है ना। तो इसके आगे अगर देखें तो फिर अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फायान से कनेक्ट कर जाते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये कौन है? ये चीनी यात्री राजा हर्षवर्धन के टाइम पर भारत में आए थे। जैसे कि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भारत आया था, वो भी एक चीनी यात्री था। ठीक है। उसी तरह ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। ठीक है। उसके बाद इत्सिंग की बात करें तो ये भी चीनी यात्री ही है और इसने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ठीक है। अब कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है कि 7वीं शताब्दी के अंत में कौन से राजा का शासनकाल था? ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इत्सिंग जब भारत में आया था तो कोई एक शासनकाल नहीं था, क्योंकि 647 के एंड, अगर 647 ईस्वी पूर्व के एंड तक देखा जाए तो हर्षवर्धन का काल उत्तर भारत में समाप्त हो चुका था, है ना। उसके बाद अब दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव ये सब आ रहे थे। ठीक। तो वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन के बाद जो है वो अस्थिरता का काल बोला जाता है भारत में। ठीक है। और वो लगभग 100-150 सालों तक चला था और उसी के बीच में इत्सिंग आया था। तो छोटे छोटे क्षेत्रों का उदय हो रहा था और वहाँ पर छोटे छोटे राजा थे, लेकिन कोई भी एक बड़ा सम्राट उस टाइम पर नहीं था। ठीक है। तो इतना बात आप लोग याद रखोगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और आंसर छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। ठीक है। और ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2025 का क्वेश्चन है, PYQ है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए। जैसा कि अशोक के अभिलेखों में ज्ञात होता है कि प्रादेशिक, राजुक और युक्त किस स्तर के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। यानी कि अशोक के अभिलेख में प्रादेशिक, राजुक और युक्त के बारे में वर्णन किया गया है और ये एक अधिकारी के टाइप है ना, मतलब अधिकारी हैं ये सब। अब लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया ये किस प्रकार के अधिकारी हैं, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ये ग्राम स्तरीय प्रशासन के अधिकारी हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ये जिला स्तरीय प्रशासन के अधिकारी हैं। ऑप्शन सी प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी है और ऑप्शन डी केंद्रीय प्रशासन स्तर के। ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर आप लोगों को इन्हीं चारों में से कोई एक को चूज करके देना है। जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में जल्दी अपना स्कोर कार्ड के साथ आंसर को लिख सकता है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है। क्योंकि प्रादेशिक, राजुक और युक्त जो है वो अशोक के अभिलेख में कैसे बोले गए हैं, ये जिला स्तरीय प्रशासन के अधिकारी माने जाते थे। ठीक है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग देख लो। तो देखो क्या ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब अगर बात करें प्रशासनिक पदानुक्रम के अधिकारियों की भूमिका में, तो पहला देखो प्रादेशिक था। ठीक। प्रादेशिक में प्रशासनिक स्तर इसका क्या है? जिला या प्रदेश। ये जिले के सर्वोच्च अधिकारी थे जो राजस्व ग्रहण, सामान्य प्रशासन और कानून व्यवस्था के जिम्मेदार थे। ठीक है। और ये हर 5 साल के निरीक्षण के लिए दौरे पर जाते थे, है ना। उसके बाद अगर राजू की बात करें तो ये भी जिला स्तर पर था और इसके स्थान पर प्रादेशिक के बाद आता था। ठीक है। और प्रारंभ में यह केवल भूमि मापन और राजस्व तक सीमित थे, लेकिन अशोक ने इन्हें न्यायिक शक्तियां भी दे दी थी। ठीक है। तो ऑप्शन के लिए और क्वेश्चन के लिए, इसके लिए भी तैयार रहना। ठीक। उसके बाद अगर युक्त की बात करें तो ये भी अधीनस्थ प्रादेशिक या जिला स्तर पर ये भी था। ठीक है। और इसका मुख्य क्या था? ये सचिव या लेखाकार थे। ठीक है। तो अब आप लोगों को इस क्वेश्चन और स्टेटमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो ये रहा आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान पर जिस राज्य में है। ठीक। मतलब अशोक के प्रमुख शिलालेख और वो जिस राज्य में है, ठीक, उससे संबंधित क्वेश्चन आया है। ठीक। और ये मैंने आप लोगों को श्रेणी वाले में, मैचिंग वाले में आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चन जब पढ़ाया था, मतलब बताया था, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था और इस बात से भी आप लोग अवगत हो, है ना, क्योंकि ये यूपीएससी का ट्रेंड है। सॉरी। ठीक है। तो सॉरी इसलिए बोला था, खांसी आने वाली थी, लेकिन मैंने माइक ऑफ कर दिया था। ठीक है। तो आप लोगों को अब देखिए बताना है, ये अभिलेख और ये है राज्य। ठीक। अब पहला है धौली। धौली उड़ीसा में है क्या? दूसरा एरिगुडी, ये आंध्र प्रदेश में है क्या? तीसरा जौगढ़, ये मध्य प्रदेश में है क्या? और कलसी, चौथा कर्नाटक में है क्या? ठीक। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही हैं? केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म या सभी चारों। और ये आप लोग देख रहे हो 2022 का PYQ है। ठीक है। यूपीएससी का।
ओके, तो अब अटेम्प्ट करने की कोशिश करो थोड़ा याद करके, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है ना। अब हम लोग आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की ओर ले चलते हैं। तो देखो, अशोक के शिलालेख और उनके राज्य के यानी कि स्थान, ठीक। धौली की अगर बात करें उड़ीसा में है, तो यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाता है उसमें, या भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद एरागोडी जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये भी सही है क्योंकि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में अशोक के एरागोडी अभिलेख हैं। अब अगर बात जौगढ़ की करें तो ये उड़ीसा में नहीं है, गलत है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद अगर कालसी की बात करें तो ये उत्तराखंड में नहीं है, क्योंकि ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो अब आंखें बंद करो और चारों अभिलेख एक बार याद कर लो। धौली कहाँ पर है, उड़ीसा में है। एरागोडी आंध्र प्रदेश में है। जौगढ़, ठीक है, जौगढ़ कहाँ पर है, उड़ीसा में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। और कालसी उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी के बारे में पता चल गया है, क्योंकि इसमें आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है 2 ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के आंखों के सामने, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है, प्राचीन भारत में 600 से 322 ईस्वी पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, मतलब विचार क्या करना है, प्रादेशिक क्षेत्र, है ना, और उसके बाद क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, ठीक है। और उसके बाद उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखो, अस्मक क्या गोदावरी क्षेत्र में बहता था, मतलब गोदावरी क्षेत्र में था। कंबोज क्या विपाशा नदी के क्षेत्र में था। अवंती क्या महानदी क्षेत्र में था। और कौशल क्या सरयू क्षेत्र में था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4। 2025 का PYQ आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। 7 करोड़ रुपए के लिए मजाक कर रहे हैं, आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोगों ने जो भी आंसर दिया हो उसका मिलान करके आप लोग अपना स्कोर कार्ड लिखना मत भूलना एंड ऑफ द सेशन, ओके। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। अस्मक की अगर बात करें तो अस्मक गोदावरी क्षेत्र में है, ये बात सही है, क्योंकि यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी तट पर गोदावरी तट पर स्थित था। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो ये रहा, है ना। और गोदावरी नदी यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और उड़ीसा पर आकर एक महाकटक बनाकर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो ये रहा गोदावरी नदी के बारे में, और ये दक्षिण भारत का यहीं पर था अस्मक, ठीक। तो ये दक्षिण भारत का एक लौता ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद अगर हम लोग कंबोज की बात करें तो ये विपाशा नदी पर नहीं है, गलत सॉरी, विपाशा नदी पर नहीं, क्योंकि कंबोज जो है वो उत्तर पश्चिम, अगर उत्तर और पश्चिम की हम लोग बात करें भारत के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ठीक है, और ये रहा वेस्ट, है ना, ये है साउथ, ठीक। तो उत्तर और पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं पर था, ठीक, कंबोज, जो कि हिंद कुश में था, जबकि विपाशा व्यास पंजाब में है, तो यहाँ पर है कंबोज, है ना। और व्यास नदी यहाँ पर बहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अवंती जो कि महानदी, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि अवंती महानदी के क्षेत्र में नहीं था। अवंती छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र में है, ठीक है। और ये भी कहाँ पर, ये नर्मदा और क्षिप्रा नदी में था, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद कौशल यानी कि सरयू सही है, जो कि अयोध्या में, यूपी में, ठीक है, यहाँ पर अयोध्या के पास सरयू नदी के पास कौशल राज्य स्थित था, ठीक है। तो आप लोगों को केवल 2 युग्म सही समझ में आ रहे होंगे। पहला अस्मक के बारे में था, तो अस्मक गोदावरी नदी पर है, सही बात है। कंबोज विपाशा नदी पर है, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये व्यास नदी पर है। अवंती महानदी पर है, गलत है, क्योंकि ये नर्मदा यानी कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। और उसके बाद कौशल सरयू नदी के किनारे है, तो ये बात सही है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज नहीं रह गई होंगी, ठीक है। अगर सबको समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर सकते हो, ठीक। लाइक बहुत गंदा बना है, लेकिन आप लोग लाइक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहा क्वेश्चन नंबर 5, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ऋग्वेदकालीन आर्य जो थे वो कवच और सिर स्ट्राट यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग
कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ऋग्वेद कालीन के आर्यों के बारे में बोला गया है कि ये स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान इनको था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ही ज्ञान था, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता था कि सिंधु घाटी लोग इस पशु को जानते भी थे, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी में है केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी में है बोथ, ठीक है, मतलब सारे, ऑल, ठीक है। तो ये 2017 का आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक। तो एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आप लोग बिना डिस्ट्रक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, केवल 1 और 3, ठीक है। एक बार याद रखो, यूपीएससी थोड़े शब्दों को यूज़ करता है कभी कभी, जो बच्चे नए आए हों, ठीक है, उनको तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए मेरी बातों पर, ठीक है। जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं, ठीक है। और लेकिन ये क्वेश्चन गलत करवा देती हैं। अगर बात केवल की हो, जो मैंने आप लोगों को सर्कल दिखाया था, ठीक है, तो ये बहुत जोर देने वाले शब्द होते हैं, केवल, ठीक है, और या फिर पूर्ण रूप से, है ना, या फिर हमेशा, ऐसे शब्दों का अगर यूज़ किया जाता है तो वो स्टेटमेंट अधिकतर मामलों में गलत ही माना जाता है। तो आप लोग एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, केवल ए और केवल सी, ठीक है। तो ऑप्शन में आप लोगों को अब चीज़ों को समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब पढ़े हुए, एक तो आप लोगों ने 2 ऑप्शन तो अपने थोड़ी ट्रिक से यूज़ करके हटा दिया, लेकिन अब 50% आप लोगों को सही कब तब होगा जब आप लोगों का पढ़ा हुआ भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है, क्योंकि यहाँ पर इसका संक्षिप्त स्पष्टीकरण क्या दिया गया है, क्योंकि 1 सही है, ऋग्वैदिक आर्य युद्धों के लिए कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे रक्षात्मक उपकरणों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का उपयोग भारत में बहुत ही बाद में आया है। सिंधु घाटी लोगों को तांबे के बारे में तो ज्ञान था, लेकिन लोहे का उपयोग का ज्ञान नहीं था। लोहे की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, उत्तर वैदिक काल से लोहे के साक्ष्य मिले हैं, और वो भी उत्तर वैदिक काल में सिर्फ थोड़े बहुत यूज़ ही मिले हैं, मतलब कुछ नॉर्मल सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। बहुत बड़े मात्रा में उपकरणों का यूज़ इसके बाद ही मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर कथन 3 की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में घोड़े बहुत महत्वपूर्ण थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के पालतू होने का कोई व्यापक उपयोग नहीं मिला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक सिंगी बैल, है ना, इन सब जानवरों का उपयोग ज़्यादा होता था, ठीक। और बल्कि ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में घोड़े, गाय, ये सब महत्वपूर्ण थे, ठीक। अब आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के आंखों के सामने, और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। और ये सभी लोग कर पाओगे। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था, ठीक। तो पहला भक्ति, दूसरा मूर्ति पूजा या यज्ञ करना, और तीसरा प्रकृति पूजा या और यज्ञ, और चौथा क्या है, डी, पूजा और भक्ति। 2012 का ये क्वेश्चन है PYQ, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। तो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक। और ये आंसर आप लोगों को सामने दिख ही रहा होगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित, मतलब जैसा ही, यथावर्णित का मतलब होता है, यथा मतलब जो जैसा हो, ठीक है, और वर्णित मतलब वर्णन किया हो। वट किरुतल, ठीक, वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है, ठीक है। अब संगम कविताओं में कौन एज इट इज वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए क्या है, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं की नियुक्ति करना। ऑप्शन बी है, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। ऑप्शन सी इज किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों द्वारा पशुओं को भगाना। ऑप्शन डी इज युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन और अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना, ठीक है। तो 2023 का ये क्वेश्चन है PYQ, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। वट किरुतल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है बाय द वे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये आंसर इसका एकदम सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिखा देते हैं। देखो ऑप्शन डी के बारे में, वटकिरुतल प्राचीन तमिल समाज का एक रस्म थी जिसका उल्लेख संगम साहित्य यानी कि विशेषकर पुरनानूरू में मिलता है। इसकी प्रथा क्या थी कि जब कोई राजा युद्ध में हार जाता था या पीठ पर घाव यानी कि जो कायरता का प्रतीक माना जाता था उसको खा लेता था, तो वह अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बचाने के लिए वटकिरुतल की शपथ लेता था। ठीक है, तो वटकिरुतल के बारे में आप लोगों को अब पता हो चुका है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की आंखों के सामने और 2022 का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। ठीक है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कविताओं को ज्ञात था। संगम कविताओं में अमर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्यों में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। अब आप लोग विचार करिए इन चारों स्टेटमेंट पर और जो भी आंसर हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या सही? तो इसका आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वर्ण और सामाजिक वर्गीकरण संगम कविताओं को ज्ञात था। ठीक है, अब अगर बात हम लोग संगम की करें, मौर्य युग की करें, सिंधु घाटी सभ्यता की करें, उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की करें, ठीक है, और या फिर आप लोगों को भक्ति काल की करें, है ना, या फिर बौद्ध या जैन धर्म की करें, तो ये सातों टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर एक साल अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा तो इन सातों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ठीक, अब वो कहाँ से आएगा ये नहीं जानते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हर बार मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है और बताया भी है। ठीक, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होते हैं वो पढ़ने योग्य होते हैं, ध्यान दिए जाते हैं। अब जैसे कि बुद्ध युग में बौद्ध काल में आप लोग पढ़ोगे तो उनकी जीवन परिचय पढ़ोगे, है ना, उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ोगे। ठीक, उनकी क्या महत्वपूर्ण बातें थी, उन्होंने कहाँ पर क्या क्या योगदान दिया है, ये सब पढ़ोगे। और अगर ये सब पढ़ के रखोगे तो आप लोगों का जो एक क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली तो नहीं कह सकते, मतलब वो आप लोगों को पढ़ा तो होगा ही होगा, है ना। नहीं अगर कुछ आता होगा तो आप लोग एलिमिनेट करके आंसर निकाल लोगे, लेकिन रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। तो इसका आंसर आप ऑप्शन बी, जो आप लोगों को वर्ण और सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञान था, ये बात सही है। ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है। फिर ये रहे ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ये देख रहे होंगे आप लोग 2025 का और ये देख रहे होंगे 2021 का। मैं सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप लोग अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, फिर मुझे आप लोगों को बताना भी है कि कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, है ना। उसी तरह अब आप लोग सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन काल था? पहला ऑप्शन है मगध के गुप्त, दूसरा मालवा के परमार, तीसरा थानेसर के पुष्यभूति, चौथा कन्नौज के मौखरी, पांचवा देवगिरी की यादव और छठा वल्लभी के मैत्रक। ठीक है, तो नीचे दिए गए कौन से युग्म सही हैं? ऑप्शन 1, 2, 5, ऑप्शन बी 1, 3, 4, 6, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 5 और 6। ठीक है, तो जल्दी से कोई एक आप लोग चुन लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेज दीजिए। तो इसका आंसर क्या सही हो जाता है बताओ भाई, जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर भी बी सही हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम सारे क्वेश्चन आज बी क्यों सही हो रहे हैं, मुझे ही पता नहीं चल रहा है कि सारे ऑप्शन बी कैसे सही हो रहे हैं। ठीक है, पर जो सही है वही तो सही है ना। तो 1 सही है, क्योंकि हर्षवर्धन की 7वीं शताब्दी के अंत में जब हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थे? तो कौन कौन से थे? पहला मगध में गुप्त थे, तीसरा थानेसर के पुष्यभूति थे, चौथा कन्नौज के मौखरी थे, है ना, और छठा क्या? वल्लभी के मैत्रक थे, है ना। अब कौन नहीं था? वो 2 नहीं था, ठीक है, और उसके बाद 5 नहीं थे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी? ऑप्शन ए इंद्रगोप मणि यानी कि कार्निलियन की, ऑप्शन बी मृतिका यानी कि क्ले की, ऑप्शन सी कांच या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण। तो 2025 का ये PYQ है और आप सभी लोगों को मुझे पक्का श्योर है कि इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। ओके, अब ये रहा आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्घट्टा नामक उपकरण क्या था? सिंचाई में काम आने वाला उपकरण अर्घट्टा जो था वो क्या था? ऑप्शन ए घिरनी, पुली से खींचा जाने वाला चमड़ा का बना एक पानी का थैला, ऑप्शन बी एक बड़ा चक्का जिसकी आराव यानी कि स्पोकस की बाहरी क्षेत्रों पर मिट्टी के पात्र बंधे थे, ऑप्शन सी बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र, ऑप्शन डी सीधे हाथों में ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला एक बड़ा जल का डोल, ठीक, वाटर बकेट।
क्वेश्चन 2025 का है, PYQ है। सॉल्व करने की कोशिश क्या करो, आंसर आप लोगों को सामने दिख रहा है तो सभी को पता चल ही गया होगा। अब हम लोग अपने इस सेशन के दूसरे सेगमेंट पे आते हैं कि हाउ टू सॉल्व PYQ, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से पता हो, अच्छे से आज के बाद आप लोग कुछ अच्छा सीख के जाओ, जिससे आप लोगों को पता हो कि PYQ को कैसे टैकल किया जाता है। ये मैंने सॉल्व करके रखे थे कुछ PYQ, लेकिन ये हिस्ट्री के नहीं हैं, ठीक, ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। तो आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल के तौर से मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए लाई हूँ कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अब किसी भी साल का होगा, ये शायद 2024 या 23 का है, ठीक है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया, एक तरफ जनजाति दी गई है और एक तरफ राज्य दिया गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना सॉरी। अब जनजाति में लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया यानी कि कोंद और बोंडा, ठीक है। और सामने राज्य क्या दिए गए, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, आप लोग एज इट इज देख ही रहे होगे। और स्टेटमेंट में पूछा गया कि कौन से सही हैं, ठीक, कौन से सही सुमेलित हैं। तो मैंने क्या किया, पहले सॉल्व किए। अब देखो ऐसे ही PYQ अगर आप लोगों को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को बहुत मैक्सिमम चीज़ें यकीन मानो कि याद रहेंगी दिमाग में। पहले मैंने क्या किया कि अब ऑप्शन अगर मुझे याद था, मुझे पता था, तो मैंने एज इट इज सॉल्व किया। अगर मुझे नहीं पता था तो मैंने गूगल सर्च किया, है ना, बुक पढ़ी, फिर से वो चैप्टर रिवीजन किया और उसका आंसर ढूंढा, ठीक है। क्वेश्चन से पता चल जाता है कि वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे, ठीक, ज़्यादा मेहनत के करने की ज़रूरत नहीं होगी। सीधे आप लोग उस टॉपिक पर जाकर उसके बारे में दोबारा पढ़कर और उसके बाद ही PYQ सॉल्व करने आओ, ठीक है। तो अब मैंने क्या पता लगाया कि लिम्बू जो है वो सिक्किम की है, ठीक है। और ये त्यौहार कौन सा मनाते हैं, ये मैंने अब एडिशनल चीज़ें भी पढ़ी, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से UPSC प्रेजेंट टाइम में वही ट्राइब पूछता है जो त्यौहार से रिलेटेड चर्चा में होती हैं, ठीक है। तो मैंने पता किया लिम्बू सिक्किम की है, ये बात तो सही है, लेकिन कौन से त्यौहार की वजह से, कौन से क्यों न्यूज़ में रहती है, तो ये अपने त्यौहार सांबे वर्ग की वजह से, ठीक, न्यूज़ में रहती थी, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात कार्बी की करें तो ये हिमाचल प्रदेश जो सामने लिखा था, तो नहीं भाई, ये कार्बी हिमाचल प्रदेश की नहीं थी, ये असम की थी, ठीक है। और ये किस लिए न्यूज़ में अधिकतर रहने वाली थी, तो ये ऑटोनॉमी, यानी कि ऑटोनॉमी, अपनी ही एक राज्य की, अपनी ही सरकार की मांग किया करती है और इसी वजह से न्यूज़ में रहती है, जो कि असम की है, ठीक है। उसके बाद डोगरिया और कोंद की अगर बात करें तो ये उड़ीसा की है, बात भैया बिल्कुल सही है। और ये वेदांता माइनिक विवाद की वजह से न्यूज़ में रहती थी, ठीक। फिर अगर हम लोग बात बोंडा की करें तो ये तमिलनाडु की नहीं है, ये उड़ीसा की है। और ये फिर तमिलनाडु की एक और जनजाति है, वो भी न्यूज़ में रहती थी, टोडा, और ये कहाँ पर रहती है, नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। अब अगर हम लोग बात करें PVTGs की, ठीक है, ठीक, तो PVTG इन दोनों में, ये दो जो जनजातियाँ हैं वो PVTG आती हैं, ठीक है। अब अगर बात करें भारत में, कुल हमको लोगों को नया टॉपिक मिल गया PVTG, ठीक है, ठीक है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं, PVTG क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। और ये भारत में कुल 75 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उड़ीसा में 13 है ना। उसके बाद ST की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी, इन सब में ये सब नहीं पाए जाते हैं, ओके। ST जो है वो शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है और ये इन देशों में नहीं, इन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये हुआ एनालिसिस, ओके। तो आप लोगों को क्वेश्चन को कैसे उसका पोस्टमार्टम करना है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जस्ट बगल में क्या है, नया क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक। अब अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो आप लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार प्रचालन के को हिंदी में ओपन मार्केट ऑपरेशन को खुला बाजार प्रचालन बोला जाता है, ठीक है। तो OMO के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ऑप्शन में दिया गया था कि ये क्या है, अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना, तो नहीं भाई, RBI से ऋण अनुसूचित बैंकों द्वारा किसके माध्यम से लिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या MSF लगा के, है ना। उसके बाद वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, तो नहीं भाई, ये सब तो साख सृजन के लिए किया जाता है, हाँ। लेकिन थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय OMO के में किया जाता है। जब आप लोग टूल्स ऑफ MPC पढ़ रहे होगे इकोनॉमी में, जब आप लोग टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पढ़ोगे, ठीक, तो आप लोगों को OMO, है ना, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक, SLR, CRR, इन सबको पढ़ना होगा। और इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना भी चाहिए, क्योंकि आए दिन इन सब से ये न्यूज़ में भी रहते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं,
उस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका। आई होप अब आप लोगों को पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। नोट में मैंने क्या लिखा, मैंने और दिमाग दौड़ाया तो मैंने क्या लिखा, अगर ओएमओ परचेस किया जाता है तो क्या क्या होता है। अगर हम लोग ओएमओ खरीदेंगे, भाई यूज़ क्या है इकोनॉमी में ओएमओ का, एमपीसी जो होती है वो एमपीसी जो है, एमपीसी का काम होता है, एमपीसी आरबीआई के द्वारा लाई जाइए है ना, लगाई जाती है। तो एमपीसी का मुख्य कार्य होता है कि भारत में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को कंट्रोल करे। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन की कंट्रोल करने की बात आती है तो एमपीसी के कुछ टूल होते हैं, उसी में एक टूल ओएमओ का है। ठीक, तो ओएमओ है यानी कि खुला बाजार परिचालन। अब इस टूल का यूज़ किस संदर्भ में किया जाता है, तो जब ओएमओ गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा परचेस किया जाता है तो क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी का संदर्भ इकोनॉमी में पैसे से है, ठीक, तरलता से। ठीक, तो जब तरलता बाजार में बढ़ जाती है तो आप लोग खुद कनेक्ट कर सकते हो कि भारत की इकोनॉमी मतलब या किसी भी देश की इकोनॉमी बूस्ट होती नजर आएगी, है ना। और इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अब लोग जब इंटरेस्ट रेट कम है तो सभी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, है ना। तो ये ओएमओ का यूज़ है। ओएमओ को सेल्स, लिक्विडिटी को कम करने, इंटरेस्ट बढ़ाने, इन सब में यूज़ किया जाता है। अब आप लोगों को कोई दुविधाएं, आई होप मेरी तरफ से मतलब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि नहीं रही होगी कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी मैं और भी लेकर आई थी। ये भी एक देख सकते हो कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक, तो ये सेक्टर्स हैं इंजीनियरिंग, कागज और लुगदी, है ना, यानी कि पेपर, और लुगदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। फिर वस्त्रोद्योग और ताप और शक्ति। तो ये सारी ये भारत के इंपॉर्टेंट 8 सेक्टर जो होते हैं उनमें में से 4 सेक्टरों को आप लोगों के सामने ऑप्शन में रखा गया था और पूछा गया था कि पानी का वेटेज सबसे ज़्यादा किसमें यूज़ होता है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई न्यूक्लियर पावर यानी कि थर्मल पावर की अगर हम लोग बात करें तो पानी सबसे ज़्यादा उसी में खाया जाता है। उसके बाद कृषि वगैरह आता है, लेकिन कृषि में भी कुछ फसलें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो थर्मल पावर में वैसे तो सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर कागज और लुगदी, फिर वस्त्रोद्योग। ठीक, सिर्फ पानी पीने से नहीं बल्कि टाइप ऑफ कंजम्पशंस ऑफ H2O की अगर बात करें तब ये बात है। ठीक, पानी अगर पीने में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी पीने से कोई मतलब नहीं है। किसमें, कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ताप और शक्ति, थर्मल पावर आप लोग दिख रहे होंगे। फिर अगर हम लोग बात करें सेक्टर वाइज यूजेस ऑफ H2O यानी कि पानी। ठीक है, तो कृषि में लगभग 89 to 90% सबसे बड़ा यूज होता है। ठीक है, कृषि के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता ये सेक्टर है। घरेलू में लगभग 7%, उद्योग में लगभग 2.5%। ठीक है, और प्रदूषण भार इसमें सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम लोग JLD, एक नया टर्म आता है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का। यह एक नीति है जिससे उद्योग को अपना सारा कचरा पानी और रिसाइकिल करना होता है, जिसमें विशेष चमड़ा और ड्राइंग उद्योग के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक बॉडी थी, ठीक है, जो न्यूज़ में रहती थी। ठीक, जब मैंने एनालाइज किया, गूगल पे सर्च किया तो मुझे ये बॉडी भी पता चली। तो ये बॉडी क्या थी, CWMI, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ठीक, और यही इस तरह के डाटा को लेकर आती है। ठीक, और इसको हर साल पब्लिश कौन करता है, नीति आयोग करता है। और आप लोगों को पक्का पता होगा, मतलब पता ही होगा कि इंडेक्स रिपोर्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं पीवाईक्यू के मिसलेनियस सेक्शन को पूरा करने के लिए। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इंडेक्स रिपोर्ट को लेकर स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा इतना सब कुछ आप लोगों को सब समझाने के लिए, पूरी चीज़ें दिखाने और बताने के लिए। अगर आज आप लोगों को अपने सेशन में, ठीक है, अपने नॉलेज में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट महसूस हुई हो मेरे थ्रू, तो जितने भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना मत, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में भी आप लोगों को इस चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और उसके बाद जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हो, मेक श्योर करो कि लाइक करना मत भूलो, जिससे वीडियो को बूस्ट मिले और आप जैसे बहुत सारे बच्चों को इससे लाभ भी मिले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कल सब्जेक्ट शुरू करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन और फीडबैक जरूर देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।